हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम लोग बात करेंगे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में और ये फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ का पहला वीडियो रहेगा। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंपनी के बारे में, ये क्या काम करते हैं, ये क्या बनाते हैं, इनका मार्केट क्या है, और उसके बाद हम लोग केमिकल इंडस्ट्री का एक ओवरव्यू लेंगे वर्ल्ड वाइड और इंडिया का, और उसके बाद हम लोग इस कंपनी के फाइनेंशियल्स के बारे में बात करेंगे और फाइनली स्वॉट एनालिसिस करेंगे जिसमें आता है स्ट्रेंथ्स, वीकनेसेस, थ्रेट्स और अपॉर्चुनिटीज़ जो ये कंपनी प्रोवाइड करती हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये कंपनी स्टार्ट हुई थी 1989 में और ये लोग लीडिंग मैन्युफैक्चरर्स हैं एसिटाइल इंटरमीडिएट्स में, जिसे एआई भी कहा जाता है, और साथ में स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स में, जिसे एसआई भी कहा जाता है। तो इनके चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर है रवि गोयनका जी, जिन्हें 30 साल का एक्सपीरियंस है केमिकल इंडस्ट्री में। तो इनके प्रमोटर्स को काफ़ी डोमेन नॉलेज भी है और इनकी ग्लोबल प्रेजेंस भी काफ़ी अच्छी है। 30 कंट्रीज़ में इनके पास कस्टमर्स हैं और इनके कस्टमर लिस्ट भी काफ़ी अच्छी है, काफ़ी अच्छे अच्छे कंपनीज़ हैं जो आगे हम डिस्कस करेंगे। और ये लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरर्स हैं इथाइल एसीटेट के, और इनका मार्केट शेयर अप्रॉक्स 30% है इसमें, और ये और भी बढ़ जाएगा क्योंकि इन्होंने रिसेंटली एक कंपनी एक्वायर की है येलोस्टोन केमिकल्स, जिससे इथाइल एसीटेट का मार्केट शेयर और भी बढ़ जाएगा। और ये लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स है इथाइल एसीटेट के। तो ये लोग यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं और 2012 से ये लोग वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर्स बने रहे हैं। तो 2010 में इन्होंने स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स बनाना स्टार्ट किया था। एक कंपनी का बिज़नेस इन्होंने जब एक्वायर किया था, कंपनी का नाम था क्लेरिएंट, और उनका डाइकेटीन बिज़नेस इन्होंने एक्वायर किया था। तो डाइकेटीन के ये लोग सिंगल मैन्युफैक्चरर है इंडिया में। तो इनका टोटल मार्केट शेयर आता है 55% इंडिया में डाइकेटीन बिजनेस से। और जैसे आप देख सकते हैं एसिटाइल इंटरमीडिएट्स में आता है इथाइल एसीटेट, एसिटल्डिहाइड और एक फ्यूल ग्रेडेड इथेनॉल। और आपके स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स में आता है कीटीन, डाइकेटीन डेरिवेटिव्स, ईस्टर्स और एसिटल एनहाइड्राइड। तो इन सब के एप्लीकेशंस जो होते हैं ये काफ़ी हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ में होते हैं। तो हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ मतलब जैसे फार्मास्यूटिकल्स हो गया, आपका एग्रोकेमिकल्स हो गया, डायर्स हो गए, पेंट्स हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल में हो जाता है। तो इन सब में इनका इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन होता है। और ये लोग आगे भी डाइवर्सिफाई करने का प्लान कर रहे हैं और ये लोग हाई मार्जिन फ्लोरोकेमिकल्स के बिजनेस में घुसना चाह रहे हैं। तो इन्होंने रिसेंटली एक कंपनी के एसिड्स एक्वायर किए थे जिसका नाम है मिटेनी, और ये एक इटालियन कंपनी है। तो ये लोग भी हाई मार्जिन फ्लोरोकेमिकल्स का काम करते हैं। तो ये लोग इसमें भी अभी डाइवर्सिफाई करने जा रहे हैं और यही डाइवर्सिफिकेशन इनका एक नया ग्रोथ ड्राइवर बन जाएगा क्योंकि इस बिज़नेस में इनके लिए मार्जिन्स काफ़ी ज़्यादा रहेंगे। तो चलिए अब हम बात करते हैं इनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ के बारे में। तो फ़िलहाल इनके पास 2 मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ है, दोनों महाराष्ट्र में लोकेटेड है। और एक में ये लोग बनाते हैं एसिटाइल इंटरमीडिएट्स जिसे एआई भी कहा जाता है, और दूसरे में ये लोग बनाते हैं स्पेशलिटी इंटरमीडिएट्स जिसे एसआई भी कहा जाता है। और ये दोनों फैसिलिटीज़ पोर्ट्स के काफ़ी पास में बने हुए हैं, तो जिससे इनके लॉजिस्टिक्स में काफ़ी खर्चा बच जाता होगा। इसके अलावा इनके पास 2 डिस्टिलरीज़ हैं, ये दोनों भी महाराष्ट्र में लोकेटेड हैं, और इसमें ये लोग इथेनॉल बनाते हैं। और ये इथेनॉल एक रॉ मटेरियल है एआई और एसआई के मैन्युफैक्चरिंग में। इसके अलावा ये लोग एक नया प्लांट डालने का प्लान कर रहे हैं जो कि ये लोग जिसमें ये लोग फ्लोरोकेमिकल्स बनाएंगे, जिसमें काफ़ी हाई मार्जिन्स इनको मिलेंगे। तो ये प्लांट जब बन जाएगा इसके बाद इनके मार्जिन्स में आप काफ़ी इंप्रूवमेंट देख सकते हैं। और ये बात नोट करना भी ज़रूरी है कि इनके जितने प्लांट्स हैं वो आपस में तो क्लोजली सिचुएटेड हैं ही, ऊपर से जो कुछ बड़े बड़े फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके प्लांट्स के पास भी ये सब प्लांट्स लोकेटेड हैं। तो इनके लॉजिस्टिक्स में काफ़ी खर्चा बचता होगा जिससे इनके एक्सपेंसेस थोड़े कम हो जाते होंगे। तो अब हम बात करेंगे इनके कस्टमर्स के बारे में। तो ये इनकी टॉप कस्टमर्स की एक लिस्ट है। इसमें आता है एलिम्बिक फार्मा, लॉरस लैब्स, ग्रैन्यूल्स इंडिया, डॉक्टर रेड्डीज लैब्स, फ्रेंड ग्रुप। ये सब कंपनीज टॉप नॉच कंपनीज़ हैं, काफ़ी अच्छे कंपनीज़ हैं और ये इनके कस्टमर्स हैं। और इनके पास जो भी इनका टोटल रेवेन्यू जनरेट होता है उसमें से कोई भी कस्टमर से 10% से ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। मतलब कोई भी कस्टमर पे बहुत ज़्यादा रेवेन्यू डिपेंडेंसी नहीं है, क्योंकि सपोज़ अगर आपके पास कोई ऐसा कस्टमर हो जिससे आपका 30 to 40% रेवेन्यू डिपेंडेंट हो और अगर आप वो कस्टमर लूज़ कर दें तो आपका बहुत ज़्यादा नुकसान होगा, राइट। बट अगर आपके पास रेवेन्यू डिपेंडेंसी ऑन कस्टमर बहुत कम है तो अगर आप कस्टमर लूज़ भी कर देंगे तो आपके बिज़नेस को बहुत ज़्यादा ड्रामेटिक अफेक्ट नहीं होगा। तो ये एक प्लस पॉइंट है इनके पास। तो
ये हमने देख लिया, तो अब हम बात करेंगे केमिकल इंडस्ट्रीज़ के बारे में। इसका क्या फ्यूचर है, क्या अभी प्रेजेंट कंडीशंस क्या हैं, और इसमें हम ग्लोबल मार्केट भी कवर करेंगे और इंडियन मार्केट भी कवर करेंगे। तो अब हम बात करेंगे ग्लोबल केमिकल्स मार्केट के बारे में। तो आप जैसे देख सकते हैं 2019 से 2024 में ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि ये 6.2% के CAGR से ग्रो करेगा। और इनमें से आप देख सकते हैं खासकर कमोडिटी केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स में ग्रोथ होगा। तो कमोडिटी केमिकल्स और स्पेशलिटी केमिकल्स में डिस्टिंग्विश कैसे करें? तो कमोडिटी केमिकल्स का मेन टारगेट होता है इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीच करना, मतलब इसे ज़्यादा वॉल्यूम में प्रोड्यूस करने का टारगेट होता है। जबकि स्पेशलिटी केमिकल्स में लो वॉल्यूम बट हाई वैल्यू प्रोडक्शन का टारगेट रहता है। तो ये काफ़ी क्वालिटी डिपेंडेंट हो जाता है स्पेशलिटी केमिकल्स। तो इनका टारगेट जैसे कमोडिटी केमिकल्स का टारगेट इकोनॉमीज ऑफ स्केल हुआ, तो इनका टारगेट होता है इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। माने आप कोई ऐसा प्रोडक्ट बना दीजिए जिसे बहुत सारे एप्लीकेशंस में यूज़ किया जा सकता है, तो इससे इसका वैल्यू बढ़ जाता है स्पेशलिटी केमिकल्स का। और इसलिए स्पेशलिटी केमिकल्स के डोमेन में ये बहुत ही ज़रूरी हो जाता है कि आप इनोवेशन करते रहें, क्योंकि उससे आपको एक कॉम्पिटिटिव एज मिल जाएगा कि सपोज़ आपने कुछ एक ऐसा केमिकल डेवलप कर दिया जिसका बहुत ही ज़्यादा एप्लीकेशंस है, बहुत सारे फील्ड्स में एप्लीकेशंस है, तो उससे आपको काफ़ी अच्छे रिटर्न्स मिल सकते हैं। तो अब हम देखेंगे ग्लोबल स्पेशलिटी केमिकल्स मार्केट के बारे में। तो सबसे ज़्यादा मार्केट शेयर एशिया पैसिफिक रीजन के पास है 42%, उसके बाद यूरोप के पास 24% और नॉर्थ अमेरिका के पास 21% और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 13%। तो ये 42% में भी चाइना के पास 37% है। तो एशिया पैसिफिक रीजन में चाइना बहुत ज़्यादा नंबर से डोमिनेट कर रहा है, वेराज इंडिया के पास अभी सिर्फ 3.5% मार्केट शेयर है वर्ल्ड वाइड। तो आप देख सकते हैं इस वाले पाई चार्ट में कि एप्लीकेशंस क्या है स्पेशलिटी केमिकल्स के। तो मैक्सिमम पाई में इन जगह ली है एग्रोकेमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स ने, और APIs ने, जिसे एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो इन दोनों ने बहुत अच्छा शेयर लिया है। और इसके अलावा कंस्ट्रक्शन केमिकल्स, होम केयर इंग्रेडिएंट्स, डाइस, पिगमेंट्स, वाटर ट्रीटमेंट, पर्सनल केयर, फ्लेवर्स, पेंट्स और टेक्सटाइल केमिकल्स, ये भी कुछ और एप्लीकेशंस हैं। और ये बात भी आप जान सकते हैं कि जो भी इकनॉमीज़, जो भी कंट्रीज़ डेवलपिंग होती है या अंडर डेवलप्ड होती हैं, उसमें से देखा गया है कि स्पेशलिटी केमिकल्स का कंजम्पशन ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि आप देखते हैं कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन बढ़ जाता है ऐसी कंट्रीज़ में, और जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ ज़्यादा होने लग जाती हैं तो आपका कंस्ट्रक्शन केमिकल्स का रिक्वायरमेंट ज़्यादा हो जाता है, और पेंट्स आपको ज़्यादा लगता है, कोटिंग ज़्यादा लगता है। तो ये सब यूज़ करते हैं स्पेशलिटी केमिकल्स का। तो इससे आपको बूस्ट दिखता है स्पेशलिटी केमिकल्स मार्केट में डेवलपिंग और अंडर डेवलप्ड नेशंस में। तो इंडिया भी वैसा ही एक नेशन है, तो इसलिए ग्रोथ तो पक्का है, तय है इंडिया के केमिकल्स मार्केट में। अब हम आगे देखते हैं इंडिया के केमिकल्स के मार्केट का क्या सीन है। तो इंडियन केमिकल मार्केट का वर्ल्ड वाइड में 4% शेयर है, और इसका वैल्यूएशन $166 बिलियन का है। और इनमें से 46% शेयर कमोडिटी केमिकल्स का है और 47% स्पेशलिटी केमिकल्स का शेयर है। तो अभी बहुत सारे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इंडियन केमिकल मार्केट में। तो इंडियन केमिकल मार्केट को एक प्रायोरिटी सेक्टर का लेबल दिया है, तो इससे इस सेक्टर को बहुत मदद मिलेगी। इसी के साथ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम अनाउंस किया है, जिसे PLI स्कीम भी कहा जाता है। इसमें इन कंपनीज़ को कुछ इंसेंटिव्स दिए जाएंगे, और जिससे आत्मनिर्भर भारत बनने में काफ़ी मदद मिलेगी। और अभी एक ऐसी भी खबर सुनने में आ रही है कि डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल्स एक ऐसा प्लान बना रहे हैं जिसमें वो लोग इंडस्ट्रीज़ को सिर्फ 30% ऑफ जो भी टोटल वैल्यू है केमिकल्स की, उसे इंपोर्ट करने का अलाउ करेंगे, सिर्फ 30%। तो इससे काफ़ी ड्रास्टिक चेंज आएगा लोकल मार्केट में, क्योंकि लोकल मार्केट में इंटरडिपेंडेंसी ज़्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि आप इंपोर्ट पे ही कुछ बैरियर लगा रहे हैं। तो इससे लोकल प्लेयर्स को एक काफ़ी बेनिफिशियल साबित होगा ये लोकल प्लेयर्स के लिए, ये पॉलिसी अगर इम्प्लीमेंट हो जाती है। और इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो 2014 से 19 में इंडियन केमिकल्स मार्केट 9.5% के CAGR से ग्रो किया था, और अगले 5 सालों में ये 12.1% पहुंच जाएगा। तो एक काफ़ी ट्रेमेंडस ग्रोथ है, काफ़ी अच्छी स्पीड में ग्रोथ है। और इंडियन स्पेशलिटी केमिकल्स का मार्केट जो है मोस्टली एग्रोकेमिकल्स के लिए है और APIs के लिए है। इसके अलावा कुछ शेयर है डाइस, पिगमेंट्स के लिए,
पेंट्स के लिए 7% है। तो आप यहाँ पे चार्ट में देख सकते हैं कि और क्या क्या मार्केट इंडस्ट्री एप्लीकेशंस हैं इसमें। तो आइए अब हम बात करते हैं इंडिया और चाइना के केमिकल मार्केट्स के बारे में, और क्या करंट सिनेरियो है और क्या एक्सपेक्टेड फ्यूचर सिनेरियो है। और हम कुछ कुछ चाइना के इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ के बारे में भी बात करेंगे जो अभी रिसेंट कुछ सालों में हुआ है, डेवलपमेंट्स चाइना के इंडस्ट्रीज़ में, केमिकल इंडस्ट्रीज़ में। तो आप देख सकते हैं कि चाइना का केमिकल इंडस्ट्री का ग्रोथ 7% पे है और इंडिया का 13% है। तो ये लगभग डबल अमाउंट है। तो इंडिया का भी केमिकल इंडस्ट्री बहुत अच्छे स्पीड में ग्रो करने वाला है एज़ कम्पेयर टू चाइना। तो चाइना में ऐसा क्या हुआ था जिससे इनका ग्रोथ अफेक्ट हो रहा है? तो चाइना में इन्वायरमेंटल कंसर्न्स आ गए थे। तो क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा था तो गवर्नमेंट ने बहुत सारे केमिकल फैक्ट्रीज़ को बंद करवा दिया गया था। तो ऊपर से जो भी एग्जिस्टिंग केमिकल फैक्ट्रीज़ हैं उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर और ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, क्योंकि इन कंपनीज़ को बोला गया कि आप जो पॉल्यूशन रिलीज़ कर रहे हैं, जो फ्यूम्स रिलीज़ कर रहे हैं आप एटमॉस्फेयर में, उसके ट्रीटमेंट्स के लिए आप कुछ सेटअप करिए इंफ्रास्ट्रक्चर जिससे पॉल्यूशन कम हो। इसके अलावा बहुत सारे फैक्ट्रीज़ को उन्होंने बोला कि आप रिलोकेट करिए और दूसरी जगह पे अपनी फैक्ट्री सेटअप कीजिए। और फिर उनको बोला कि आप अपने जो भी फ्यूल्स यूज़ करते हैं उसे चेंज कीजिए। तो इससे उनके ऑपरेटिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ गए, जिससे उन्हें उनका कॉम्पिटिटिव एडवांटेज जो था वो थोड़ा कम हो गया। और ये सिचुएशन इतनी ज़्यादा टेंस हो गई थी कि 2017 में 40% जो भी केमिकल मैन्युफैक्चरर्स थे चाइना में, उन्हें टेम्परेरीली अपनी फैक्ट्रीज बंद करनी पड़ी थी क्योंकि इंस्पेक्शंस चल रहे थे। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि जो मिनिमम वेज है वो इंडिया में 130 है, वेरस चाइना में 240 है। ये भी लगभग डबल ही हो गया। तो इंडिया में लेबर कॉस्ट बहुत कम है, वेरस चाइना में बहुत बढ़ गया है ओवर द ईयर्स लेबर कॉस्ट। तो आपको इंडिया में लेबर कॉस्ट का भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। ये सिर्फ केमिकल इंडस्ट्री की बात नहीं है, ओवरऑल भी बहुत बेनिफिशियल है इंडिया के लिए, इंडिया के इंडस्ट्रीज़ के लिए कि और ऊपर से वर्ल्ड वाइड जो चाइना +1 सेंटीमेंट है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ चाइना से विड्रॉ करना चाहती हैं, और क्योंकि चाइना की रिलायबिलिटी पे थोड़ा सा दाग लग गया है, इसलिए इंडिया को इससे काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। तो हो सकता है इससे भी ज़्यादा तेज़ी से ग्रो करे पोस्ट कोविड, क्योंकि वही चाइना +1 सेंटीमेंट जो हमने बात की। तो अब हम बात करेंगे फ्लोरोकेमिकल्स मार्केट के बारे में, जिसमें ये लोग अभी एक्सपैंड करने का प्लान कर रहे हैं। इन्होंने एक कंपनी एक्वायर की थी मिटेनी, जिसके बारे में हमने पहले भी बात किया हुआ है। तो अब हम देखते हैं कि ग्लोबल फ्लोरोकेमिकल्स मार्केट का क्या सिनेरियो है। तो ये मार्केट 2014 से 19 में 4.7% के CAGR से बढ़ा है, और 19 से 24 में ये 5.1% के CAGR से ग्रो करेगा, ऐसा प्रिडिक्शन है। तो इसके एप्लीकेशंस क्या हैं तो देखते हैं। तो ये फार्मास्यूटिकल्स में यूज़ होता है, ऑटोमोबाइल्स में यूज़ होता है, रेफ्रिजरेशन में, एग्रोकेमिकल्स, एयर कंडीशनिंग, इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। तो इसका मेजर ग्रोथ ड्राइवर जो रहेगा फ्यूचर में वो रहेगा रेफ्रिजरेशन से, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है तो रेफ्रिजरेशन का बहुत यूज़ आएगा। एयर कंडीशनिंग का बहुत ज़्यादा यूज़ आएगा, लोग ज़्यादा AC खरीदेंगे बढ़ती गर्मी के कारण। और क्योंकि जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसका ऑटोमोबाइल्स में भी यूज़ होगा, तो क्योंकि ऑटोमोबाइल्स में आपकी गाड़ियों में भी AC लगा रहता है, तो अगर ज़्यादा गाड़ियाँ बिकेंगी तो ज़्यादा ACs बिकेंगे गाड़ियों में, तो इससे भी इसका डिमांड और ज़्यादा बढ़ेगा। और इसमें भी सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहेगा आपका फ्लोरोकार्बन्स का। तो चलिए अब हम देखते हैं कि एप्लीकेशंस में फ्लोरोकेमिकल्स मार्केट का कैसा ट्रेंड रहेगा। तो 14 से 19 में 9.6% के CAGR से ग्रो किया है, और आने वाले 5 सालों में ये 8.5% के रेट से ग्रो करने वाला है। तो ये पहले जितना फास्ट ग्रोथ नहीं रहेगा, बट हाँ 8.5% भी काफ़ी अच्छा नंबर है। तो इसमें मेजर कंट्रीब्यूशन रहेगा APIs का। तो ऐसा एक्सपेक्टेशन है कि API का कंट्रीब्यूशन 11% के ऊपर रहेगा CAGR अगले 5 सालों में। और इसके अलावा ऑटोमोबाइल्स, रेफ्रिजरेशन, जिसकी हमने पहले भी बात की थी, तो ये सब भी कवर होते हैं, तो ये सब भी कंट्रीब्यूट करेंगे काफ़ी ज़्यादा। इसके अलावा इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जैसे कि ये सब आपके कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइसेस में भी यूज़ होते हैं, तो इससे भी काफ़ी ज़्यादा ग्रोथ आएगा फ्यूचर में। तो चलिए अब हम देखते हैं कि फ्लोरोकेमिकल्स मार्केट में किस किस का मार्केट शेयर है।
तो SRF इनका 36% है, तो सबसे ज़्यादा इन्हीं के पास है। और अगर आप इसका शेयर प्राइस देखें तो 5,000 के ऊपर ट्रेड होता है। उसके बाद आता है GFL, तो इनका भी 34% शेयर है, बट ये कंपनी अभी कुछ सालों से लॉस में चल रही है। NFIL नवीन फ्लोरिन 19% शेयर है इनके पास, और ये भी 2000 के प्लस ट्रेड हो रहा है अभी, और अदर्स के पास 11% है। तो अभी कुछ दिनों में आप यहाँ पे लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स का भी नाम देखेंगे। तो चलिए अब हम बात करेंगे फाइनेंशियल्स के बारे में। तो आइए देखते हैं इसका टॉप लाइन। तो 16 से 17 में कुछ खास चेंज नहीं था इसमें सेल्स में। उसके बाद 17 से 18 में काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, 18 से 19 में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट है, स्टेडीली बढ़ा है 17 से 19 तक, बट फिर से 20 में जाके कुछ खास चेंज नहीं है। अब हम देखते हैं बॉटम लाइन को। तो 16 से 17 में इनका काफ़ी सब्सटैंशियल ग्रोथ रहा है प्रॉफिट्स में, 27 से 72 हो गया था। बट आप देख सकते हैं उसके बाद 72 से 76, फिर से 72 और फिर 70। तो ये काफ़ी डिसअपॉइंटिंग है, ये काफ़ी कंसर्निंग है कि इनका बॉटम लाइन ग्रो नहीं हुआ है, पैट ग्रो नहीं किया इन्होंने। क्योंकि बाकी सब जो भी केमिकल कंपनीज़ है उनका पैट काफ़ी इम्प्रूव हुआ है 1920 के बाद। पोस्ट कोविड भी उनके टॉप लाइन्स काफ़ी अच्छे हुए हैं। तो ये काफ़ी स्टैग्नेंट ग्रोथ है, मतलब ये कॉज ऑफ कंसर्न रह सकता है। तो एक बार हम इसके पीएस पे भी नज़र डाल लेते हैं। तो ये सब इनके पीएस हैं, पिडिलाइट, आरती इंडस्ट्रीज़, दीपक नाइट्राइट, टाटा केमिकल्स, गोदरेज इंडस्ट्रीज़, विनती ऑर्गेनिक्स। यहाँ पे नवीन फ्लोरिन भी आ जाएगा क्योंकि फ्लोरोकेमिकल्स बिजनेस में लोग एंटर कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि इसका इंडस्ट्री पी 20.92 का है, और इस स्टॉक का पी है 99.33, जो कि सबसे ज़्यादा है इनमें से। कुछ कुछ कंपनीज़ का तो बहुत कम है, दीपक नाइट्राइट का 32 है, लिंडे इंडिया का भी 99 है, पिडिलाइट का 91 है। 99 100 के आसपास का पी बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो ये भी एक बहुत बड़ा कॉज ऑफ कंसर्न है, और ये लिस्टिंग प्राइस के बाद ये 50% और ज़्यादा बढ़ गया था, इशू प्राइस के अलावा, सॉरी। तो इसलिए इसका पी बहुत ज़्यादा इन्फ्लेटेड आपको दिख भी रहा होगा। तो ये आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि थोड़ा एक्सपेंसिव है कंपेयर टू इसका जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस रहा है, जो कि काफ़ी स्टैग्नेंट रहा है। क्योंकि बाकी सब कंपनीज़ ने, जैसे आरती इंडस्ट्रीज़ हो गया आपका, उसके बाद पिडिलाइट, इन सब ने काफ़ी अच्छा ग्रो किया है अपने बॉटम लाइन को। तो उस हिसाब से लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स थोड़ा सा ज़्यादा ओवर प्राइस दिख रहा है अभी करंट रेट पे। तो आइए अब हम लोग स्वॉट एनालिसिस करते हैं। तो स्वॉट एनालिसिस में पहले हम लोग देखेंगे इसके स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़। तो स्ट्रेंथ्स में आता है कि ये लीडिंग मैन्युफैक्चरर है इथाइल एसीटेट का। इसके पास 30% मार्केट शेयर है, और जैसे हमने बात की थी कि येलोस्टोन केमिकल्स जब ये लोग कंप्लीट कर लेंगे उसका एक्विजिशन, तो ये मार्केट शेयर और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। उसके बाद ये इकलौते मैन्युफैक्चरर है डाइकिटीन के पूरे इंडिया में, 55% शेयर है उनके पास इंडिया में। और उसके बाद इनका कस्टमर बेस काफ़ी डाइवर्सिफाइड है अलग अलग इंडस्ट्रीज़ में, और काफ़ी हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज़ हैं ये सब, और इनके कस्टमर्स भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग टॉप नॉच कंपनीज़ हैं। इसके अलावा इनके पास इनकी जो भी फैसिलिटीज़ है, जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज़ का लोकेशन है, वो काफ़ी स्ट्रैटेजिकली वेल प्लेस्ड है, क्योंकि ये पोर्ट्स के भी पास है और बाकी फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के भी पास है। तो लॉजिस्टिक्स में लोग काफ़ी पैसा बचाते हैं। इसके अलावा फिर इनके पास इन हाउस R&D फैसिलिटीज़ हैं। तो इनके पास 2 R&D फैसिलिटी है, एक तो SI प्लांट के अंदर ही है और दूसरा नवी मुंबई में है। और इनके पास 50 अराउंड साइंटिस्ट हैं जो R&D में काम करते हैं, और इनका ग्लोबल फुटप्रिंट भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, 30 कंट्रीज़ में ये लोग प्रेजेंट हैं। और अभी इनका प्लान है कि US में ये लोग थोड़ा और ज़्यादा पेनिट्रेट करेंगे मार्केट को, एग्जिस्टिंग कस्टमर्स को रिटेन करेंगे और नए नए कस्टमर्स ढूंढेंगे। और ये बहुत ध्यान रखने की बात है कि US से बहुत ज़्यादा कंपनीज़ को रेवेन्यू जनरेट होता है, क्योंकि वहाँ मार्जिन्स काफ़ी अच्छे मिलते हैं। और इसके अलावा ये लोग अपनी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन को भी बढ़ा सकते हैं, कैपेसिटी को इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो ये भी एक इससे भी इनका ज़्यादा टर्नओवर हो जाएगा। और ये लोग डाइवर्सिफाई भी करते जा रहे हैं, जैसे हमने बात की कि ये लोग फ्लोरोकेमिकल्स का बिज़नेस डाल रहे हैं। तो ये इनके स्ट्रेंथ्स और अपॉर्चुनिटीज़ हो गए। तो अब हम बात करेंगे इनके थ्रेट्स और वीकनेसेस के बारे में। तो इनका मेजर कंसर्न रहेगा एनवायरमेंटल कंसर्न्स,
कि अगर बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कॉज होने लग गया तो ऐसा हो सकता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ नए रूल ले आए जिससे इन लोगों को लॉसेस हो सकते हैं, पूरी केमिकल इंडस्ट्री को लॉस हो सकता है, जैसा कि चाइना में हुआ है। बट फ़िलहाल करंट फ्यूचर में ऐसा चांस नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। इसके अलावा इंक्रीज कंपटीशन, क्योंकि इस इंडस्ट्री में काफ़ी ज़्यादा इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो हो सकता है और भी नए नए प्लेयर्स एंटर करने लगे। और जैसे कि फ्लोरो केमिकल्स मार्केट काफ़ी अनपेनिट्रेटेड है इंडिया में, तो क्योंकि उसमें बहुत ज़्यादा मार्जिन्स है, तो हो सकता है धीरे धीरे और भी प्लेयर्स इसमें आने लग जाएं, तो ये एक दूसरा कॉज ऑफ कंसर्न है। इसके अलावा इनका पैड ग्रोथ, जो हमने बात की थी कि इनके प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा ग्रो नहीं कर रहे हैं, तो ये भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। बट ये वीकनेस स्ट्रेंथ में तब बदल जाएगा जब इनका फ्लोरो केमिकल प्लांट लग जाएगा, क्योंकि उससे उनको मार्जिन्स बढ़ जाएंगे, तो पैड ग्रोथ में लॉन्ग टर्म काफ़ी अच्छा डेवलपमेंट आ जाएगा। बट फ़िलहाल के लिए इट इज़ स्टिल अ वीकनेस। उसके बाद इनका पी रेशियो बहुत ज़्यादा हाई है, क्योंकि इंडस्ट्री पी सिर्फ 21 है और हमने देखा कि इसका पी 100 टच कर रहा है, जो कि बहुत ज़्यादा है। तो पी रेशियो थोड़ा ज़्यादा हाई है कंपेयर टू इट्स पीयर्स एंड देयर परफॉर्मेंस। उसके अलावा इसका R&D काफ़ी इम्प्रूव हो सकता है, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आप जितना ज़्यादा इनोवेशन करेंगे, जितना आप R&D में खर्चा करेंगे, जितने ज़्यादा आप क्वालिटी साइंटिस्ट हायर करेंगे, उतना ज़्यादा आपका चांस है कि आप ज़्यादा आउट परफॉर्म करें अपने पीयर्स को। तो फ़िलहाल इनके पास सिर्फ 50 साइंटिस्ट हैं, तो अगर ये लोग थोड़ा सा ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें R&D में, तो हो सकता है कि ये लोग और अच्छे टर्नओवर्स लाएं और अच्छे इनोवेशंस करें। तो ये थे इनके वीकनेसेस एंड थ्रेट्स। तो इसके साथ ही हम लोग आज का फंडामेंटल एनालिसिस का पहला वीडियो, जो कि लक्ष्मी ऑर्गेनिक्स के बारे में था, कंप्लीट करते हैं। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और जल्दी इसका सेकंड पार्ट भी आएगा फंडामेंटल एनालिसिस सीरीज़ का। देखने के लिए धन्यवाद, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपका दिन बहुत ही अच्छा जाए।